1958th episode of Nagpur's most happening Facebook लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। महिलाएं जो घर के दहलीज से बाहर निकली, अपने काम से, अपने काम किए हुए काम से नाम मिला और नाम के साथ शोहरत मिली। ऐसे लोग जो समाज में एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करते हैं और बाकी अपने जैसी महिलाओं को इंस्पायर करते हैं, लड़कियों को इंस्पायर करते हैं। ऐसी महिलाओं की कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है ऑन राज की बात। अब ये महिलाएं, जब मैंने ये बात कही कि वो दहलीज से बाहर निकली, वो उस अपने घर की दहलीज उन्होंने पार करी, वो किसी प्रेशर में नहीं करी, वो इसीलिए करी क्योंकि वो करना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रेजेंस के लिए कि हम क्यों हैं। महिलाएं सिर्फ क्या घरगुती काम करने के लिए हैं? क्या महिलाओं के अंदर में टैलेंट नहीं है और उस टैलेंट को आगे ले जाने की जिम्मेदारी पूरे घर की नहीं है? या फिर पूरे महिलाओं को क्या सिर्फ अगर कोई शादी करता है किसी लड़की के साथ तो क्या वो उसका उसका सब कुछ बन जाता है? उसके हाथ में क्या उसका रिमोट कंट्रोल आ जाता है कि वो जिस तरह से लड़की को रिमोट कंट्रोल पे चलाएगा वो वैसे चलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बदल चुका है, समाज बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, मानसिकताएं बदल चुकी हैं और कोशिश जो है वो यही है कि जिस तरह से भारत का पुरुष, भारत का आदमी, भारत द मैन ऑफ इंडिया is growing, is reaching to places, the women is also capable enough to reach to moon or more than that. आज ऐसी ही कुछ एक ऐसी एक महिला विशेष से बात होगी जो एक ऑथर है, जो एक क्रिकेटर है, जो एक नागपुरकर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ऐसी महिला है जो जब कुछ लिखती हैं तो उसके पीछे में बहुत बड़ी एक सोच होती है। धन्यवाद करता हूं मैं सबसे पहले पारेख ब्रदर जूलर्स का। पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ in association with Stylux Kitchens and Wardrobes. A big thank you to We Glow with Vasudha Agrawal. Can't forget to thank the best of home furnishing stores in Nagpur city called Four Seasons. A big thank you to Anjani Exotica Mehan. We Herbs, one of the best brands of herbal products, and you who watch my show, like my show, share my show, and Nagpur का हॉस्पिटल ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। मेरी आज की मेहमान, प्लीज वेलकम विमेन ऑफ द ईयर मिस ज्योति थट्टे। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। धन्यवाद मैम, क्या कहानी है ज्योति मैम की? क्या कहानी, अगर मैं उनसे बड़ी सरल तरीके से पूछूं कि क्या याद आता है? नागपुर से तो है मैम, जन्म कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ जी, नागपुर में। और मैम क्या कहानी रही है? कहानी एक आम लड़की की जैसी होती है वैसी होती है जो थोड़ी सी बाकी लड़कियों से शैतान थी। तो जैसे शैतान और बच्चों के साथ किया जाता है कि उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जगह एंगेज करने की कोशिश होती है जी। जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्रिकेट फील्ड पे भेजा, तो क्रिकेट विदर तब ज्यादा वुमेन में इतना नहीं था। मैं हम कब की बात करें, कौन से साल की बात करें? 85 की बात, 1985 की। ओके। 1985 में तब मैंने विदर्भ को रिप्रेजेंट किया। अंडर 19 टीम हमारी थी, एंड देन आफ्टर दैट सीनियर वेस्ट जोन, सीनियर टीम, जूनियर टीम की कैप्टन विदर्भ के लिए। ये सारे रोल्स निभाते अभी 2006 में जब बीसीसीआई ने विमेंस क्रिकेट को अपने विंग्स के अंदर लिया जी, तब से कोचिंग और मैनेजमेंट, क्रिकेट मैनेजमेंट में मैं काम कर रही हूँ। अभी रिसेंटली इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन 2019 में आई वॉज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर विदर्भा एक्स क्रिकेटर्स, एंड आई वॉज इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ विदर्भा रिप्रेजेंटिंग प्लेयर्स। तो ये खेलते खेलते लिखने का वक्त कब मिल गया, कहाँ मिल गया? In between I have worked as a medical representative. इसमें हमको काफी ट्रैवलिंग होती थी जी। ट्रैवलिंग के बीच में वो स्पेयर टाइम हम क्या करें, तो पढ़ने का शौक लगा। वैसे ही पढ़ने का शौक घर से था ही, मम्मी ने आदत ही दिलाई थी जी। वो पढ़ते लिखना भी आ गया। कैसे आया
I'm thankful to my parents and my friends who really encourage me to write by appreciating initially. जैसे आप स्टार्टिंग में जब आप लिखते हो तो आपका पढ़ के जब कोई अच्छा उसको कहता है तभी आप और लिखने के लिए प्रेरित होते हो. बिल्कुल. And the same thing happened with me. I have friends and relatives, parents who have been very kind to me initially when my writing was not very up to the mark also. तभी भी उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया और करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई कि आज मैंने दिस इज माय 4th बुक, सनातन द एनिग्मेटिक कल्चर ऑफ इटर्निटी. सबसे पहले प्रोजेनी ऑफ वर्ड्स वाज माय फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स. देन विंग्स करके एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब लिखी है आपने, बुक है जी. देन मी टू भी करके भी एक मी टू ओके. वो जब मी टू वाला वो पूरा का पूरा दौर चल रहा था मी टू वाला, एलिगेशन से भरपूर. जी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द एलिगेशंस वर आल्सो मींस एस्पिरेशंस ऑफ द victim also who had taken that victim and the other person to a certain situation. जी. and फिर वो मीटू की ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं. बिल्कुल. तो उस पे मैंने वो उसका नाम ही है मीटू द एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. जी. तो ऐसे करके नाउ दिस इज द 4th बुक. मैम ये पूरे दौर में जब आप क्रिकेट खेल रही थी, जब आप उसके बाद आपने जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया, क्या कभी पर्सनल लाइफ की तरफ देखने का मौका मिला? क्या ऐसा कुछ चल रहा था पर्सनल लाइफ में जहाँ पर वो वक्त सपोर्ट कर रहा था आपको कि आप काम पर ज़्यादा ध्यान दें? मीन्स आई विल से कि लाइफ हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू मी इन द सेंस कि जो जहाँ मैं जहाँ गई मैं गई, मुझे अच्छे मुकाम पे लाइफ ने पहुंचा ही दिया. क्रिकेट चल लो या फिर इवन इन द फील्ड ऑफ एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. बाद में मैंने अपनी खुद के एक छोटी सी कंपनी भी चालू की थी जिसका नाम चाणक्य हर्बल हेल्थ केयर, जिसमें 6 प्रोडक्ट्स है जी. यानी जहाँ मैं गई वहाँ मुझे रास्ता भगवान दिखाते गए या डेस्टिनी लेके जाते गए, ऐसे मैं सोचती हूँ. और थोड़ा बहुत ठीक ठाक मुकाम पे पहुंचा ही दिया हर जगह मुझे. एंड पीपल ऑल्सो हैव बीन वेरी काइंड टू मी. दे हैव एडवाइज्ड मी, दे हैव हेल्प्ड मी. इवन हर चीज में आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी. तो जैसे आज भी आपने देखा कि खुद इन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आया जी, मन्नू मैडम ने जी. सो पीपल आर काइंड टू मी इन दैट वे. दे हेल्प मी टू गो टू प्लेसेस वेयर आई शुड, they feel I deserve this kind of support. मैम जब बेटी बड़ी चंचल रहे या बेटी को जब कुछ एक चीज में पेरेंट्स को डालना पड़े तो वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, किसी आर्ट्स एक्टिविटी में बेटी को डाल देते हैं. और बेटियों को लेकर हमारे देश में आज भी इस किस्म का थॉट प्रोसेस है कि बेटी जब बहुत ज़्यादा काम करने लगे या करियर में आगे बढ़ने लगे तो एक वक्त आता है जब माता पिता उससे कहते हैं कि अब एक एक कॉमा लगाने की जरूरत है जीवन में और अब तुम विवाह की तरफ रुख मोड़ो. क्या आपके जीवन में ऐसा मौका आया? हाँ आया ना, जरूर आया. पर कोई कंपैटिबल नहीं मिला. और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी उस तरफ जबरदस्ती नहीं की कि इसी से तुम कर लो या मत करो इस तरह से. इसलिए दैट वे आल्सो हैव बीन वेरी लकी. और पेरेंट्स की जो एंजाइटी रहती है वो मेरे पेरेंट्स को भी थी. मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, बट दे वर अश्योर्ड कि फिर भी शी विल बी इन अ नाइस वे. एंड माय फादर ऑलवेज सेड कि अगर तुमको कोई अच्छा लगता है तभी करना, अदरवाइज आई विल नॉट फोर्स यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड दैट वे माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन बिहाइंड मी टिल डेट. माय ब्रदर ऑल्सो सपोर्ट्स मी, my sister also supports me, my bhabi, everybody supports me in that way. So उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि I am something विचित्र in the family. जी. तो that also helps in a very long way. मैम मैंने एक इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में जिस महिला का मैंने इंटरव्यू किया उनसे मैंने पूछा था कि उनकी एक लेडी, मतलब शी इज अ गर्ल एंड शी वाज वर्किंग वेरी वेल इन लाइफ एंड ग्रोइंग. एंड मैंने उनको जब ये पूछा था कि एक टाइम आ जाता है जब पेरेंट्स बोलते हैं अब शादी कर लो, करियर में तो अच्छा कर रही हो. यही सेम सवाल पूछा मैंने. तो उन्होंने मुझे पूछा था
कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ऐसा लिखा है कि लड़की शादी नहीं करेगी तो अरेस्ट हो जाएगी या पेरेंट्स अरेस्ट हो जाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान सबसे बड़ा सबसे बड़ी किताब है, अगर वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके रोकती नहीं है, टोकती नहीं है लड़कियों को, तो समाज को भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें मैम जरूरी हैं, जैसे कि विवाह, लोग कहते हैं विवाह जरूरी है, बट एक तरफ मैम जो अकेले हैं वो बड़े खुश हैं, उनको बहुत सारी चीजों से वो बड़े मस्त है। तो मैम कौन सी ऐसी चीजें जिसको लेके आप बड़ी खुश रहती हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि दूसरे खुश नहीं रहते? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई खुश नहीं रहता है, सब अपने अपने सबकी थिंकिंग रहती है कि आप, मैं अपने इसमें खुश रहती हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीजें जो मैं अभी करती हूँ, हो सकता है हैड आई बीन मैरिड मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी कि मैं ना कर पाती शायद, तो दैट वे आई एम लकी। मैम समाज में हम सडनली देख रहे हैं एक अलग किस्म की चीज महसूस हम कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली एन अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज आपकी किताब जो है वो कल्चर से आती है, कल्चर से रिलेटेड ये किताब है जिसका नाम है सनातन। किताब के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, ये दिखा दिया आपने, कवर पोस्टर भी दिखा दिया सनातन का, बड़ा खूबसूरत पोस्टर है, कवर पेज है। लेकिन मैम जो कल्चर से जो बात आती है वो है शादी को एज अ इंस्टीट्यूशन देखने की, पर हम देख रहे हैं मैम सडनली एक समय था जब फैमिली कोर्ट में लोग नजर नहीं आते थे, आज मैम फैमिली कोर्ट में भीड़ है। डिवोर्सेज आर ऑन अ राइज इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच टॉक्स अबाउट कल्चर, विच टॉक्स अबाउट फैमिली, विच टॉक्स अबाउट ट्रेडिशन। मैम क्या रीजन लगते हैं, क्यों नंबर ऑफ डिवोर्सेज बढ़ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? डिवोर्सेज बढ़ रहे हैं, उसका कारण बताने के मींस प्रॉपर पर्सन मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ हूँ तो बोले यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, देन हाउ कैन यू कमेंट ऑन इट? No, but still, what's the observance? हाँ, एज अ ऑब्जर्वर yeah. आई वुड से कि गर्ल्स को एजुकेट किया गया था टू मेक थिंग्स बेटर. Suppose if a girl feels कि she is not compatible with someone, she should be assertive enough not to marry that person. The very first beginning. At the beginning. Yeah. And instead of regretting it later, after getting married and after 2 months you are leaving. जी. That is the wrong thing to. आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, your parents have given you liberty. एंड आजकल के पेरेंट्स तो कोई फोर्स नहीं करता है किसी को, वो पुराने जमाने की बात है जी। और जैसे आप कह रहे हो आजकल बढ़ा है ये जी, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन. आपका एजुकेशन यानी आपकी सिर्फ लिटरेसी बढ़ी है, एजुकेशन और जैसे संस्कार और आपको थिंकिंग की क्लैरिटी मिलती है जी, वो आपको नहीं मिली. ये कोई मजाक नहीं है. आप जब किसी से शादी करते हो, दैट इज वॉज द सेम रीजन दैट आई थॉट कि आई एम नॉट कंपेटेबल, आई डिड नॉट मैरी, क्योंकि आगे वाले की भी जिंदगी खराब करना है, आपकी खुद की भी करना है. बिल्कुल. तो ये बारे में लड़कियों ने और लड़कों ने दोनों सोचना चाहिए कि वेदर व्हाटएवर यू आर डूइंग वो आपको निभा पाओगे आप या नहीं. एंड इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी या ये ना, बाकी भी चीजें रहती है. टू फैमिलीज आर इन्वॉल्व जी. तो अगर आप किसी से शादी करते हो तो उसकी फैमिली भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाती है इमोशनली इन एवरी वे. तो मुझे लगता है कि सोच समझ के करना चाहिए. अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप शादी मत करिए. एंड एट द राइट पॉइंट, अगर आप डिसीजन लेने के लिए आज काबिल नहीं हो, जब आप में उतनी सोचने की क्षमता आ जाए तब आपने शादी करनी चाहिए. और करने के बाद कोशिश करना चाहिए कि उसको निभाना है. ये कोई ऐसा नहीं है कि ये खिलौना लिया, पसंद नहीं आया, फेंक दिया. दोनों के लिए इट इज नॉट राइट फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे सिंगल. Ma'am, the men are, getting weaker when it comes to, because of their lifestyle issues. They're getting weaker when it comes to producing, a child. Women is also facing the same tough time when it comes to conceiving. Technology has come to a level where IVF and, IVI kind of things are helping, a lady conceive. However, child adoption is one great option. What's your thought over it? Instead of means मेरा ये this is my take. बिल्कुल बिल्कुल. कि instead of going for IVF, kindly adopt, because there are so many children जो ये होते हैं, they get a family. जी. And
जबरदस्ती जब आईवीएफ से भी लोग किए करते हैं तो दैट इज ऑल्सो टॉर्चरस टू दैट लेडी ऑल्सो. शी हैज टू अंडरगो द ट्रीटमेंट एंड विच इज वेरी 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 हार्मफुल एंड बहुत एंजाइटी भी क्रिएट करती है वेन एवर दे ट्राई इट एंड देन इट डजंट वर्क आउट. So that it is difficult for that lady also who go on trying for 10 years. And ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो 10 साल कोशिश किए IVF और इसके still they don't conceive and then they go and adopt a child. So instead पहले ले लो, बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि they adopt a child and then they conceive naturally also. Because that feeling or that emotion that changes the way the body also reacts. और बॉडी का भी एक अपना ये होता है. जैसे आप जैसे कह रहे बिकॉज वाई दिस इनफर्टिलिटी हम कह देंगे मेल फीमेल वॉट एवर इट इज बिगनिंग, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल ना. एंड women probably or also men don't want to take that responsibility of motherhood or fatherhood. Absolutely. अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो बॉडी अपने आप से रिएक्ट करती है. It will not allow. That is nature's call. जी. Nature आपको फिर in very rare cases it may be a problem also. जी. But अच्छे खासे फिट लोगों को जब ऐसा होता है तो I think nature tells you कि better mend your ways. मैम अब आपकी किताब सनातन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैम अभी बीच में प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, भगवान राम वापस आए. एक बड़े अच्छे कवि ने मैम एक बड़ी खूबसूरत बात बोली कि लोग कहते हैं कि राम अयोध्या में है, उसके लिए मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा. तो लोग कहते हैं कि आप बस डायरेक्शन पता करो कि किस डायरेक्शन में अयोध्या है, वहाँ की आने वाली हवा में भी राम है ना. तो लेकिन मैम जितना उत्साह हमने उस दिन देखा प्राण प्रतिष्ठा के दिन, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि भगवान श्री राम जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है श्री राम से, रामायण से, रामायण के सभी जितने भी किरदार हैं उनसे. वहीं पर उसको सनातन से जोड़ा जाता है. मैम इसको किस तरह से समझा जाए, आप इसको किस तरह से समझती हैं? और जब आपने ये किताब लिखी सनातन जो इस वक्त अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, मैम इसको किस तरह से समझा जाए? ये जो अभी उस दिन का जो उत्साह दिखा उसके बारे में आप मुझे पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं लोगों ने क्यों हो गए लोग? नहीं, लोगों ने सनातन को इससे जोड़ा, बहुत सारे लोगों ने इसको सनातन से जोड़ा. क्या ये जोड़ना सही है जो हम समझने की कोशिश करें? रामायण महाभारत जी, ये हमारे आप इतने ग्रंथ लिखे गए जी, पर रामायण और महाभारत ये दो ही ग्रंथ क्यों सरवाइव किए? कभी आपने इसके बारे में सोचा? मैम शायद उसके जितने किरदार थे या वो जो किताब वो जो ग्रंथ सिखा रहा है, जो सीख उससे मिल रही है. देखिए अभी रामायण, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, पहले ये बता दीजिए. जी, सीख से ही रिलेटेड है जी, पर हमारे कल्चर में ऐसा डायरेक्ट पिन पॉइंट करके कोई चीज ये आप ऐसा करो ऐसा नहीं कहा जाता है. ऑलवेज आपको के सामने एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं जी. राम is example of extreme goodness and everything that is good जी. and आप महाभारत में देखिए society has really gone down to a dirt जी, एक गंध हो गया था जी. मीन्स disrobing a woman in a दरबार जी, इससे बुरा हालत क्या हो सकता? आज भी उतना बुरा नहीं है. मैं तो कहूंगी कि अगर, और वो भी कोई आम लड़की नहीं, महारानी जी, उसको आप दरबार में या इस लेवल तक जब सोसाइटी गिर जाती है जी, तब हमको कृष्ण की जरूरत पड़ती है उसको निकालने के लिए जी. और राम ने आपको बता दिया, दिखा दिया था खुद के एग्जाम्पल से कि आप भले प्रिंस हो पर आपके कोरोनेशन के एक रात पहले आपको अगर कहा जाए कि ये आपकी ड्यूटी है, इसीलिए आपको यहाँ से वनवास में जाना है जी, तो बिना कोई भी कंप्लेंट किए वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उस लेवल तक के. आज कोई करेगा क्या ऐसा? नहीं मैम. कल मेरा कोरोनेशन जाएगा कोई अपना छोड़ के वो तो 100 सवाल पूछेंगे जी, पर राम ने एक भी सवाल बिना पूछे वो चले गए. वो हमारे लिए एग्जाम्पल है कि कैसा रहना चाहिए. और महाभारत में हमको एग्जाम्पल दिया है कि कैसा नहीं रहना चाहिए जी. और उस लेवल पे भी पहुंच जाए तो फिर कृष्ण जैसे भगवान आके जी, उसकी पूरी सफाई करने के लिए भी उनको जन्म होता है जी. तो इसीलिए ये दोनों, और जो आपने पूछा
कि इतना सनातन से क्यों जोड़ा जाता है। जी ये सनातन संस्कृति ही है जो आपको सिखाएंगी राम के जैसे बनना जी और आपको ये भी दिखाएंगी कि अगर इससे के बाद भी हम महाभारत के दौर तक पहुंच जाते हैं जी। तो वहां से कैसे निकला जाता है। मैम, सनातन, ये आपकी किताब जी। द एनिग्मेटिक कल्चर ऑफ इटर्निटी, मैम इसके बारे में थोड़ा बताएं। सनातन कल्चर, हम लोग हरदम सनातन रिलीजन बोला जाता है और उसको बाद में हम कहते हैं कि इट इज हिंदुइज्म। जी तो सनातन अगर रिलीजन होती तो हमारा एक ही भगवान होता। जी हमारा एक भगवान एक बुक ऐसा नहीं है। जी वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ गॉड्स। अल्टीमेटली हम अद्वैत बोलते हैं कि जी। जैसे बाकी इसमें एक ही है वैसे हमारे इसमें भी अद्वैत है। जी अगर आप पुराना एकदम देखें जी। तो हम यज्ञ करते थे। जी। सनातनी जो कल्चर था, जी। वैदिक कल्चर जिसको कहते हैं, तो यज्ञ से चालू होके फिर आइडल वर्शिप पे आ गया। तो आइडल वर्शिप कहाँ से आई? आइडल्स कौन कौन हमारे आइडल्स थे? जो कोई गुरु थे। तो हम लोग बेसिकली नॉलेज के पुजारी है, क्योंकि हमारा एक ब्रीद वाक्य ये भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, यानी सारा भगवान सारे जितने है परमेश्वर वो गुरु में है। जी। गुरु क्या है? गुरु इज अ साइन ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज, जो हम नॉलेज के पुजारी है, इसीलिए हमारे इसमें यू कैन क्वेश्चन राम, यू कैन क्वेश्चन श्री कृष्ण, और जो भी भगवान को सवाल पूछना अलाउड है। दैट इज सनातन कल्चर। क्योंकि हमारे इसमें हम डेवलपिंग है, वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग एज फाइनल। जैसे साइंस में नो ट्रूथ इज अल्टीमेट ट्रूथ, देयर इज स्टिल समथिंग टू कम। जैसे एक वक्त में हमको लगता था कि टेलीफोन आ गया जी। तो ये एक जगह पे जो स्टॉल खड़ा रहता था वो वाला फोन was the ultimate truth for us. जी. That time no one would have imagined कि आज हम बैठ के इस पे जो कर रहे हैं जी, कि इस टाइप का भी फोन आएगा जो हर जगह हम लेके जाएंगे जी। So that again ये भी अल्टीमेट ट्रूथ है कि हमको नहीं मालूम जी। जैसे पहले के जमाने में आपने सुना होगा, जैसे हमने महाभारत में ही देखा है कि द्रौपदी श्री कृष्ण को प्रेयर करती है और उसके लिए साड़ी कंटिन्यूअस आ रही है जी। तो ऐसे बिना इससे कोई टेलीपैथी से आ गया था क्या? कि कोई कम्युनिकेशन का मेथड था वो, कि जो माइंड टू माइंड डायरेक्ट कनेक्शन हमारा था। एंड आई थिंक दैट इज पॉसिबल सम डे। उस लेवल की टेक्नोलॉजी आ सकती है कल, आज नहीं है, जैसे कल ये वाला नहीं था जी। तो दैट इज हाउ आवर कल्चर इज ऑलवेज डेवलपिंग, ऑलवेज रेडी टू फेस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं करने देते वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड कल्चर्स रहते हैं जी। जिस कल्चर में क्वेश्चनिंग द बिगेस्ट अथॉरिटी इज अलाउड जी, वो है सनातन कल्चर। आप बाकी कोई भी कल्चर में मुझे बता दीजिए कि अगर क्वेश्चनिंग द बिगेस्ट अथॉरिटी, कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया, हमारे इसमें नथिंग इज फाइनल। इवन भगवत गीता में कंटिन्यूअसली अर्जुन सवाल पूछते जा रहे हैं श्री कृष्ण को जी। और श्री कृष्ण ने एक भी इसमें नहीं बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन ले चुपचाप और कर जी। एंड एट द एंड इट इज लेफ्ट टू अर्जुन्स डिस्क्रिशन वेदर टू फॉलो दैट एडवाइस और नॉट। यानी आपको सनातन कल्चर में आपको ये फ्रीडम है कि टू डेवलप योरसेल्फ एंड असर्ट योरसेल्फ, एंड दैट इज सनातन कल्चर। तो मैम ये किताब जो है सनातन, क्या ये सिर्फ कल्चर का जो डेफिनेशन है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर इस कविता में और भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो कहानी के माध्यम से, क्योंकि आपने कहा कि हम एग्जाम्पल्स देते हैं, तो क्या इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं? सारा बुक इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर्स। इट स्टार्ट्स विद अ 50 years old man sleeping in his bedroom, wakes up to see a guru sitting next to him, ऋषि, गुरु नहीं ऋषि, एंड ही इज भृगु ऋषि। क्योंकि इसने मन में सोचा था कि मुझे अगर कुछ करने का मौका मिला जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि पहले के जमाने में क्या हुआ था, कि कहाँ से इंडिया या अपना सनातन कल्चर है या आज तक पहुंचा जी। तो हमारे इसमें आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान उसके सामने प्रकट हो गए जी। ये प्रकट होना क्या चीज है? आपने कभी सोचा क्या है? नहीं मैं। ये तो प्रकट होना
टेलीपोर्टेशन नहीं है क्या, कि आप एक जगह में थे जी और यहाँ पे पहुंच गए आप सडनली। जी तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे हमारे यहाँ मौजूद थे। जब इन सारी चीजों के बारे में लोगों ने साइंस करके सोचा भी नहीं था। आपने भी सुना होगा कि भगवान प्रकट हो गए, जी फिर आपने भी ध्रुव तारा, ध्रुव इसको इसमें एक पोल स्टार करके की जगह दे दी। जी तो ये सारी चीजें क्या तब ये फैसिलिटी थी क्या कि धरती के लोग दूसरे ग्रह पे पहुंच जाते थे, दूसरे स्टार पे पहुंच जाते थे? मैम, रावण का उड़ता हुआ वाहन भी जो था, हाँ। आज मैम वो प्लेन है ना? तो मैम उस समय साइंस इतनी प्रगति कर लेगा सोचा नहीं था, लेकिन मैम हर चीज का रिश्ता कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड था। हर चीज का क्यों, आप भगवत गीता में भी जो भगवान ने कहा है तो वो तो उसमें तो सारी फिजिक्स की थियरीज है, अगर आप उसको इंटरप्रेट कर पाओ। जी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको संस्कृत आती नहीं है। जी संस्कृत जब हमको आती नहीं, वो क्या कह रहे हैं हमको समझता नहीं। जी तो फिर जो कोई आधा अधूरा ज्ञान वाला जब हमको समझाता है जी वो हम समझ नहीं पाते। अगर समझ नहीं पाते तो हम फिर किल्ली उड़ाते हैं जी कि ऐसे कैसे प्लेन उड़ेगा। तब बोलते ही थे ना, ऐसे कैसे, इतना हो ही नहीं सकता, ये तो जी, अभी हुआ। जी। पर हमको ये भी मालूम है कि ये आइडिया राइट ब्रदर्स ने यहीं से लेके गए थे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो हम ऐसा कल्चर है हमारा कि हम अपने घर में जो है वो हमको पसंद नहीं आता जब तक वो विदेश से वापस ना आए। मैम, किताब पे वापस आते हैं। मैं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर एक्साइटेड हूँ कि एक 50 साल की उम्र के आदमी की तो बात हो गई, और कौन सी ऐसे सवाल हैं, किस किस के सवाल हैं? इसमें आपको जो सवाल आपके मन में आते हैं जी कि ऐसा क्यों बोला गया है हमारे कल्चर में, ऐसा क्यों कहते हैं, या फिर सादा पंडित लोग थे या जो स्टूडेंट्स रहते थे पहले वो चोटी क्यों बांधते थे जी या लड़कियों को इधर बिंदी क्यों लगाना चाहिए, केले कहा जाता है, या मेन को भी यहाँ पे फोरहेड पे तिलक क्यों लगाते थे। तो ये सारी चीजों का आंसर देने की हमने कोशिश की है, और वो भी उसका साइंटिफिक साइड देते हुए कि क्यों। जैसे चोटी जहाँ पे बांधते हैं जी वहाँ पे क्या रहता है जी कि जिसपे थोड़ा सा प्रेशर करने से, पड़ने से वो एक्टिव रहता है। ऐसा कोई बड़ा वेट नहीं बांधा जाता वहाँ जी यानी हेयर का, अपने बालों का जितना वजन है जी उतना ही वो चोटी करके बाकी सब जगह के बाल साफ करके सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वहीं के बाल रखे जाते हैं, एक बिंदु। यस जी फोकस इज ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। राइट। तो वहाँ पे प्रेशर पड़ने से क्या होता है जी, दिमाग ज्यादा तेज चलता है, जी, ग्रास्पिंग पावर ज्यादा बढ़ता है। यस। फिर यहाँ पे ये करने से क्या होता है, फोकस शांत बढ़ता है, रहता है दिमाग। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके छोटी छोटी बातें जो हम रोजाना करते हैं पर हमको शायद मालूम नहीं हम ये क्यों करते हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब है इसके अंदर में। सभी तो नहीं कहूंगी, काफी मुझसे पूछे गए और मैंने लोगों से या रिसर्च करके इसमें एक स्टोरी की तरह। कितना वक्त लगा मैम ये किताब लिखने में? 2020 मार्च से लेके अभी पब्लिश हुई है अक्टूबर में। तो और इसकी जो कीमत है वो 650 रुपए है। जी, यहाँ पे 650 है। ये एक्चुअली बुक हुई है पब्लिश साउथ अफ्रीका से। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर वहां से हम मंगाए अमेजोन से, जैसे आपने कहा जी, तो वो 2-2.5 हजार की पड़ती है। इसीलिए प्रिंट ऑन डिमांड पे हमने यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल कराई है। ओके जी। अगर किसी को ये किताब चाहिए तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा? ये फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे भी ले सकते हैं। मेरे फोन नंबर पे है, मैम दीजिए। 9923263591। तो इस नंबर पे वो कॉल करके अपनी किताब बुक करवा सकते हैं। एंड व्हाट कॉस्ट विल हैव? 650 रुपीज। 650 ओनली। उनको कुरियर चार्जेस वी बेयर। हाँ ठीक है, कुरियर चार्जेस यू बेयर। ओके ओके मैम, अब चूंकि 4 किताबें हो गई हैं, क्या 5वीं किताब के बारे में सोचना शुरू कर दिया है? सर ऑलरेडी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये बुक पढ़ के मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है लिखने का। तो वो थोड़ा न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड इंडियन स्क्रिप्चर्स। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं जी, उस पे जो भी असर पड़ता है वो उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। और नेगेटिव वे इसके में ज्यादा प्लास्टिसिटी आ जाती है ना। नेगेटिव जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं जी, वो हमारे मन से जल्दी से जाते नहीं जी, वो प्लास्टिक जैसे हो जाते हैं कि इस पे जो इम्प्रेशन पड़ गया वो पड़ गया। तो उनका ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि इंडियंस दे हैंडल नेगेटिव सिचुएशन इन अ बेटर वे, एंड दैट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ
अवर स्क्रिप्चर्स नहीं है, तो उस पर Absolutely. मुझे रिसर्च करने के लिए उन्होंने कहा है। मैम अब किताब लिख रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, दोस्त अच्छे हैं जीवन में जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आगे ले जाते हैं, देखा जाए तो सब चीज़ें बिल्कुल वैसी ही जा रही हैं जैसी आप चाहती थी। मैम कोई और चीज़ जो आपके बकेट लिस्ट में है जो चाहती हैं कि आप करें? और बहुत कुछ लिखना है मुझे, और मुझे वेद सीखना है पूरे ठीक से। तो वो एक मेरे बकेट लिस्ट में है, ताकि क्योंकि वेद और पुराण और ये सब अच्छे से उसका साइंटिफिक साइड, नॉट द स्पिरिचुअल साइड। स्पिरिचुअल साइड समझने के लिए मेरी शायद काबिलियत नहीं है, वो आएगी तो भगवान अपने आप उस मार्ग पे लेके जाएंगे। पर मुझे उसमें बहुत कुछ साइंटिफिक दिखता है, तो कुछ है मेरे साथ जो मुझे इसमें हेल्प करेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया है उन्होंने। तो हम लोग ऐसे को ऑथर करने के लिए मुझे ऑलरेडी 2-3 ऑफर्स है, तो एक चीज हाथ में है, उसको खत्म करके फिर मैं उस तरफ जाऊंगी। मैम क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं तो ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा कि अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। और मैम बहुत ऐसे कम इंटरव्यूज़ होते हैं जिन्हें ख़त्म करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। मैम ये उन चुनिंदा इंटरव्यूज़ में से, मतलब ये 1955 58-57 एपिसोड है। देखिए मैं वो भी याद नहीं कर पा रहा, लेकिन इतने सारे एपिसोड में आप अनप्लग्ड जब आप और मैं बात कर रहे थे इंटरव्यू के पहले, तो एक जगह आपने कहा कि इतने सारे इंटरव्यूज़ किए वो भूल गए होंगे बहुत सारी हर किसी को याद रखना मुश्किल है। सच है मैम, मेरे लिए हर किसी को याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैम मैं उन इंटरव्यूज़ को कभी नहीं भूलता, या वो लोगों को मैं बिल्कुल नहीं भूलता जिनके साथ मैं इंटरव्यूज़ ख़त्म ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैम जब आपके सामने कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सूर्य जैसी शक्ति के साथ बैठे रहते हैं, तो आपकी भी इच्छा होती है कि आप उनके सामने आत्मसमर्पण कर लें और आप उनसे सब ज्ञान सिर्फ लेते रहें। ईश्वर रूपी लोग होते हैं मैम। मुझे पता नहीं आज आपको ये कहने का मन कर रहा है कि आप वाकई में वैसी शख्सियत है, लेकिन फिर भी मैम इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि अगर ज़िंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस ईश्वर ने उस किताब को लिखा, उसका लेखन किया, तो कौन सा ऐसा थॉट, कौन सी ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए आपके नाम के नीचे, ज्योति थट्टे ये नाम के नीचे, ऐसा कौन सा कोट, कौन सी लाइन लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और यही आपका व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है जी। कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैम आपसे बात करके मैंने ये बात अपना एक्सप्रेशन तो आपको दे ही दिया कि मैं कितना खुश हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैम ये वादा मैं कर रहा हूँ आपसे कि ये इंटरव्यू आज ख़त्म नहीं हुआ है। आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, आपसे फिर बात होगी और फिर किसी विषय पे आपके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा ऑन राज की बात। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। मनु भुटालिया जी का धन्यवाद कि उन्होंने आपको मुझसे कांटेक्ट करवाया। किशोर टुटेजा जी का धन्यवाद कि उन्होंने मनु मैम को मेरा नंबर दिया, और ये पूरा का पूरा जो त्रिकोण है वो पूरा हो पाया। आपने अपना वक्त दिया, आपने इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनसे आपको मिलकर बड़ी खुशी होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी फेवरेट शायरियों में से एक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये किसी के बारे में कहता हूँ कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं ज्योति थट्टे की कहता हूँ, इंसान अगर इतना समर्पित अपने काम के प्रति रहे, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ रहे, तो उसे भगवान बना देता है। वो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करके वाकई में वो उत्साह जो है वो भर भर के निकलता है। लेकिन हम डाउन मेमोरीज में जाएं तो हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है। ये गाना राज कपूर साहब ने पूरी दुनिया में फेमस किया, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि हम संस्कारों से भरपूर एक देश है। हमारे विचार, हमारी वाणी ये सब कुछ कह देती है। कहते हैं ना, विचार और वाणी अगर की क्वालिटी अगर अच्छी हो तो उसको बहुत अच्छी कीमत पे बेचा जा सकता है, आपकी कीमत बढ़ जाती है। और भारत के लोगों का इसीलिए पूरी दुनिया में सम्मान भी किया जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये लोग ईमानदार हैं,
ये लोग अच्छी वाणी रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। ये जब आते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सामाजिक तौर पे या फिर पर्सनल लाइफ के तौर पर जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो आदमी करप्शन की तरफ बढ़ जाता है। जब वो सेल्फिश हो जाता है तो वो हर फाइल पे साइन करने के पैसे लेना शुरू कर देता है। हर चालान जो बनाता है वो बोलता है चालान न बनाऊं, मैं खुद के अपने जेब में पैसे डाल लूँ। कई सारे अफसर हमको देखने को मिलते हैं, कई सारे नेता हमको देखने को मिलते हैं जो खुद कहते हैं कि एक समय में पोस्टर लगाने का काम करता था और आज वो व्यक्ति जैगुआर के नीचे, मर्सिडीज के नीचे उतरता नहीं है। ये सब होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमारे माथे पे जो लिखा हुआ है ना, उसे कोई बदल नहीं पाएगा। और माथे पे एक चीज़ जो हम सबके लिखी हुई है, और वो ये है कि हम भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, हम सब सनातनी हैं। हम सब में वो बीज है हमारे कल्चर का, हमारी सीख, हमारे ऐसे विचार, हमारी संस्कृति का, हमारे अंदर है। हम कितना भी बर्गर पिज्ज़ा खा लें, हम पता है क्यों हमारा पेट नहीं भरता? जब तक हम दाल रोटी घर की ना खाएं। क्योंकि दाल रोटी में सिर्फ उच्च क्वालिटी का आटा और उच्च क्वालिटी की दाल और उच्च क्वालिटी के तेल का तड़का नहीं है, लेकिन उसमें माँ का प्रेम है। दादी के हाथ के बनाए हुए वो रोटियां हैं, वो प्रेम है, वो भाव है। ये किताब का आना, सनातन, ये किताब का आना, ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए बड़ा सौभाग्य है, या उनके लिए बहुत बड़ा मौका है जो अपने कल्चर को पसंद करते हैं। ये किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा, खरीदिएगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इस इंटरव्यू के दौरान ज्योति थट्टे मैम ने अपना नंबर भी बताया, आप ये नंबर से अपना एक किताब बुक कर सकते हैं एट जस्ट कॉस्ट ऑफ 650। किताब खरीदिए, ये किताब जीवन होती हैं। ये किताबों के अंदर में जो शब्द होते हैं वो शक्ति से कम नहीं होते, क्यों हर शब्द आपको शक्ति देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक ऐसी बिटिया है जो बार बार मैदान में खेलने भागती है, आपके परिवार में एक ऐसी बिटिया है जो पूरी दुनिया के उसूलों को बदलना चाहती है, आपके परिवार में एक ऐसी बिटिया है जो अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपनी वाणी के लिए, अपने वाणी के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाती है और दुनिया के और समाज के ऐसे दरवाजों को तोड़ने में सक्षम बनती है जो महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो समझिए वो ज्योति थट्टे बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।